यस, सो सी देयर इज सेक्शन 10(10)(d) जिसमें इतना सारा कुछ लिखा हुआ है. एनी सम रिसीव्ड अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज एग्जेम्प्ट. एनी सम इंक्लूडिंग बोनस रिसीव्ड अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज एग्जेम्प्ट. सो अब देखिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में पहले आप पैसा भरते हो, उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम. हम जो इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं ईयरली बेसिस पे, जनरली मंथली भी हो सकता है, उसको बोलते हैं प्रीमियम. प्रीमियम का हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था, सेक्शन 80C में अगर ओल्ड स्कीम में हो तो आपको डिडक्शन मिलता है. वो अलग चीज हो गई, वो आप पे कर रहे हो उसकी बात हो गई. अभी यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द अमाउंट दैट वी आर रिसीविंग. लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा कब, किस टाइप का लॉस? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी किस टाइप के लॉस में पैसा देगी? लाइफ के लॉस में. मतलब कि लाइफ का लॉस मतलब डेथ. सीधा बोलो ना, घुमा क्यों रहे हो? सीधा है ना. जब जब वो इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाएगी तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी. उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम. क्लेम बोलते हैं ना. जितना सम अश्योर्ड रहता है, सिर्फ टर्म्स है इंश्योरेंस सेक्टर से संबंधित, उतना क्लेम मिल जाएगा. तो अगर मेरी लाइफ पे 1 करोड़ रुपीज का इंश्योरेंस है और मुझे कुछ हो जाता है इसी साल, तो मेरी फैमिली को मिलेगा कितना? 1 करोड़ रुपीज. दैट इज द क्लेम अमाउंट. ठीक है. नाउ दैट क्लेम अमाउंट इज नॉर्मली एग्जेम्प्ट. ओके, उस पर टैक्स लगाना उचित है क्या? नहीं लगाना चाहिए ना. पहले ही उनको इतना बड़ा नुकसान हुआ और गवर्नमेंट आके टैक्स मांग रही है, उचित बात नहीं है. दूसरी बात, बोनस. बोनस भी मिल सकता है. लाइफ इंश्योरेंस ना टोटल ब्रॉडली 2 प्रकार के होते हैं. ये आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा. एक होता है प्योर टर्म इंश्योरेंस. ओके, जो सबसे सही चीज होती है. टर्म इंश्योरेंस में जैसे मैं प्रीमियम भरता हूं, फॉर एग्जांपल 15,000 का प्रीमियम भरता हूं 1 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए. बढ़िया है ना. लेकिन अगर मैं साल के एंड तक के मरा ही नहीं तो 15,000 रुपये डूब जाएंगे. ठीक है. तो अगर मुझे वो 15,000 रुपये का रिटर्न चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मुझे रिटर्न होना पड़ेगा. तो वो 15,000 का रिटर्न मिलेगा मुझे. तो दिस इज टर्म इंश्योरेंस. टर्म इंश्योरेंस इज वेरी प्लेन सिंपल थिंग. उसमें कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बहुत रहती है, राइडर्स वगैरह रहते हैं, एक्सीडेंट क्लॉज वगैरह रहते हैं. लेकिन जनरली क्या रहता है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी डेथ हुई तो क्लेम मिलेगा, डेथ नहीं हुई तो वो साल का पैसा लैप्स हो जाएगा. फिर वो प्रीमियम जब तक वैलिड था, उसके बाद के पीरियड के लिए आपको रिन्यू करना है तो रिन्यू कर सकते हो. टर्म इंश्योरेंस. टर्म इंश्योरेंस के केस में आपको जो पैसा मिलेगा वो हमेशा डेथ के केस में मिलेगा. अदरवाइज सर 20 साल हो गए पॉलिसी को, इतना प्रीमियम भर रहे हैं, हम मरे ही नहीं, तो अब तो कुछ पैसा वापस मांग लेते इंश्योरेंस कंपनी से. कुछ नहीं मिलेगा वापस, क्योंकि पॉलिसी वैसी थी ना, रिस्क कवर की पॉलिसी थी टर्म इंश्योरेंस. अब दूसरा होता है जो LIC के एजेंट्स मेनली बेचते हैं. LIC में भी टर्म इंश्योरेंस है लेकिन वो नहीं बेचते एजेंट. एजेंट लोग बेचते हैं एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट पॉलिसी. नाम सुना है क्या आपने? ENDOWMENT, एंडोमेंट पॉलिसी, जिसमें इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट होता है. ओके, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंबाइंड. अब उसमें क्या रहता है, आप मतलब कि प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है, सम अश्योर्ड कम हो जाता है प्रोपोर्शनेटली. जैसे मैं मेरा ही केस बता रहा हूँ, अप्रॉक्स में 15,000 का प्रीमियम भर रहा हूँ तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल रहा है, टर्म इंश्योरेंस. लेकिन अगर मैं से प्रीमियम भरता हूँ से 50,000 रुपए का, तो उसमें मुझे कुछ 5 लाख या 10 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा एंडोमेंट फंड में. एंडोमेंट फंड में अगर आपकी लाइफ को कुछ होता है तो जितना सम अश्योर्ड है उतना रिटर्न मिल जाएगा. दैट विल बी कॉल्ड एज क्लेम. समझ रहे हो? और अगर कुछ नहीं होता है, 20 साल हो गए, समझो 20 साल की पॉलिसी थी, 20 साल तक आप प्रीमियम भरते रहे, तो आपको वो उनके पॉलिसी की स्कीम के हिसाब से कुछ रिटर्न वगैरह जोड़ करके आपको अमाउंट दे देते हैं, रिटर्न वापस कर देते हैं. तो आपको लगेगा बहुत बढ़िया स्कीम है, बट उसमें एक्चुअल में आपका पैसा कम बढ़ता है. बढ़ता है जरूर, लेकिन आप मुझे बताओ, आज जो आप 1-1 लाख रुपए का अगर प्रीमियम दे रहे हो और 20 साल बाद आपको 20 लाख रुपए वापस मिल रहे हैं, तो बढ़िया स्कीम है क्या? नहीं, 20 साल में तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, चीजें महंगी हो जाएगी, है ना, मनी के जो इन्फ्लेशन के हिसाब से. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो इसका हम लोग अगर फाइनेंस में
इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न वगैरह जो कॉन्सेप्ट रहते हैं, IRR वगैरह निकाले, तो वो FD से भी खराब आता है, फिक्स डिपॉजिट का जो रिस्क फ्री रिटर्न रहता है उससे भी खराब आता है। सो ये पॉलिसी लेमैन को बुद्धू बना करके चिपकाई जाती है। ओके, आपकी भी फैमिली में आप पता करना, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने भी ली होगी जिसमें वो साइजेबल अमाउंट ऑफ प्रीमियम भर रहे हैं। प्रीमियम का अमाउंट बहुत बड़ा है, मतलब समझ लो एंडोमेंट पॉलिसी है। पॉलिसी खोल करके देखोगे, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में दिखेगा सम अश्योर्ड, अरे ये तो 10 लाख। किसी के मरने से 10 लाख मिल भी गया उसकी वाइफ को या फैमिली को, तो 10 लाख में क्या हो जाएगा? कोई ब्रेड अर्नर अगर फैमिली का मर गया तो 10 लाख में कितने साल का गुजारा निकल जाएगा, सोच के बताइए। या 5 लाख का, या 2 लाख, 2 लाख की भी पॉलिसियां बेचते वो, जिसमें रहता है प्रीमियम। अब मेरे जो हेयर कट वाले हैं, अप्सरा ब्यूटी पार्लर, तो उनकी ये पॉलिसी शुरू थी। तो एक बार ऐसे ही मैं थोड़ा बहुत, वो मुझसे फाइनेंस के बारे में पूछते रहते हैं, पर्सनल फाइनेंस की चीज़ें, इन्वेस्टमेंट भी करवाए थे उन्होंने, म्यूचुअल फंड वगैरह का मेरे थ्रू शुरू करवाए थे, SIP। तो मैं उनको बताता था कि आप सेव किया करो ये वो। तो उन्होंने फिर बताया, भैया ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसका महीने का 2,000 रुपये प्रीमियम जाता है। अब उनके लिए महीने का 2,000 रुपये बड़ी बात है। तो फिर मैंने थोड़ा सा पता करवाया कि भैया बताओ तो सही उसका कितना क्लियर, ये सम अश्योर्ड कितना है, सब डिटेल्स उन्होंने निकाल के मुझे 2-3 महीने बाद बताया। सो मैंने उनको बोला कि भैया ये पॉलिसी आप बंद कर दो, क्योंकि वो पॉलिसी उनकी कोई काम की नहीं है। अगर उनकी लाइफ को इनकेस कुछ हो जाता है तो वो, उनकी फैमिली को जो पैसा मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। रेदर उन्होंने उसमें से कम प्रीमियम, उससे कम प्रीमियम भर के बड़े अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस। और जो बाकी का पैसा बच रहा है, ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का प्रीमियम भर रहे हो और एंडोमेंट फंड में, उसमें से सिर्फ 15,000 रुपए आपको किस चीज के लिए लग रहा है? टर्म इंश्योरेंस के लिए। बाकी 85,000 किस चीज के लिए लग रहा है? वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 85,000 एक्चुअली इज बीइंग इन्वेस्टेड, जिसमें आपको बहुत पुअर रिटर्न देने वाले हैं। तो उससे तो अच्छा आप क्या करो, आप वो 85,000 रुपीज है, आप उसको म्यूचुअल फंड में डालो, या SIP करो, इक्विटी में इन्वेस्ट करो, या बैंक में रखो, कुछ नहीं तो। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न भी मिल जाएगा पैसा। ऐसी देयर आर नो फ्री लंचेस। ओके, कोई भी, खासकर इंश्योरेंस कंपनी तो बिजनेस करने बैठी है ना। वो कैसे यार आपको 1-1 लाख रुपए लेकर के आपको 20 साल में 20 लाख देगी? आपको लग रहा है कि भाई ये तो फायदा हो गया, मतलब रिस्क कवर भी मिल गया 20 साल तक के, पैसा भी फुल रिटर्न हो गया। 20 लाख नहीं, 22 लाख देंगे। आप बोलेंगे यार पैसे पे बढ़ा के दे रहे, बट आप भूल रहे ना इतने समय में वो पैसे का आप कितना अदरवाइज इनकम कमा सकते थे। कंपाउंडिंग के पावर का हमारा दिमाग सीधा सीधा समझ नहीं पाता है। अब हम पॉइंट पे आते हैं। तो होता क्या है, एंडोमेंट फंड में अगर आपका प्रीमियम सम अश्योर्ड के एक परसेंटेज से ज्यादा है, तो वो एक्चुअल में फिर लाइफ इंश्योरेंस का काम कम कर रहा है और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का काम ज्यादा कर रहा है। और लोगों ने क्या किया था पहले, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस से जो पैसा मिलता है वो एग्जेम्प्ट है, तो लाइफ इंश्योरेंस का नाम लगा करके ऐसी इन्वेस्टमेंट पॉलिसियां बेचा था, थोड़ा बहुत इंश्योरेंस कवर दिया था उसमें नाम का। तो उसको प्लग करने के लिए इन लोगों ने इस एग्जेम्पशन के कुछ एक्सेप्शंस लाए। इस एग्जेम्पशन के कुछ एक्सेप्शंस, नाउ टेल मी, एग्जेम्पशन के एक्सेप्शन मतलब टैक्सेबल। तो उसमें 1 और A और B बाद में पढ़ते हैं, पहले C, D और E देखिए। ये मैं आपको एक टेबल के थ्रू बता रहा हूं। ये देखिए एग्जेम्पशन का एक्सेप्शन, ये टेबल, कि अगर पॉलिसी 2003 से 2012 के बीच में इशू हुई है, 1/4/2003 टू 31 मार्च 2012, और उसमें अगर प्रीमियम अपॉन सम अश्योर्ड का प्रपोर्शन परसेंटेज 20% से भी ज्यादा था, तो फिर इस पॉलिसी के मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलेगा दैट विल नो मोर बी एग्जेम्प्ट। मैच्योरिटी पर, ठीक है। डेथ पर जो क्लेम मिलेगा वो तो अभी भी एग्जेम्प्ट है, देखो लिखा है ना, एग्जेम्प्ट इफ क्लेम रिसीव्ड ऑन डेथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये डेट आपको क्यों याद रखना है सर? अभी तो हम लोग 2024 में है, अभी क्यों याद रखना है ये? क्योंकि पॉलिसी हो सकता है ना तब इश्यू की गई है, उसका पैसा आज मिल रहा है। तो यू शुड नो कि अगर उस समय कोई 1 साल का भी प्रीमियम यदि 20% से ज्यादा था, सम अश्योर्ड का 20% से ज्यादा, तो देन दैट वाज एक्चुअली वर्किंग लाइक एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट मोर देन एन इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट। तो उसका जो पैसा मैच्योरिटी पर मिलेगा दैट हैज बीन मेड टैक्सेबल। बट अगेन फुल अमाउंट टैक्सेबल नहीं रहता है, फुल अमाउंट रिसीव्ड माइनस प्रीमियम पेड टिल डेट, जितना गेन हुआ वो टैक्सेबल होता है। तो वो कैलकुलेशन हम लोग अदर सोर्सेज चैप्टर में पढ़ेंगे कि टैक्सेबल कितना होता है, लेकिन एग्जेम्प्ट नहीं होता है, ये बात समझ लो। फिर अगर पॉलिसी 1/4/2012 के बाद इशू हुई है, ऑन और आफ्टर, तो उन्होंने 20 की जगह 10 कर दिया अमेंडमेंट करके उस साल,
मतलब अब अगर, और ये आज भी एप्लीकेबल है, अगर 10% से ज्यादा है प्रीमियम एज अ परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड, तो कितना हो जाएगा? तो इन दैट केस द अमाउंट विल बी टैक्सेबल। समझ रहे क्या? जो पॉलिसी पे जो भी पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल रहेगा। प्रीमियम टैक्सेबल नहीं होता है। टैक्सेबल कौन सा होता है? जो पैसा मिलता है वो। उसमें भी क्लेम तो डेथ पे मिलता है। डेथ पे तो एग्जेम्पशन अभी भी अवेलेबल है। एग्जेम्पशन के एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है डेथ। मतलब फाइनली क्या है? डेथ में एग्जेम्पशन मिल जाता है, मरने के बाद टैक्स नहीं लगाते। तो क्लेम की बात नहीं कर रहे, बट हम सरेंडर वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू या बोनस की बात कर रहे हैं। जो जीते जी, जो इंश्योर्ड पर्सन उसके जीते जी इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा दे रही है, तो वो पैसा नॉर्मली एग्जेम्प्ट होता है। बट अगर प्रीमियम कोई भी साल का 10% से ज्यादा है, तो वो पैसा टैक्सेबल बन जाएगा। समझ रहे हो क्या? यहां तक के नॉर्मल केसेस में 1/4/2013 के बाद से उन लोग ने इसमें छोटा सा चेंज लाया। अगर डिसेबल्ड पर्सन की लाइफ पे इंश्योरेंस लिया गया है, तो 10 की जगह 15% तक की प्रीमियम अलाउड है, क्योंकि डिसेबल्ड पर्सन की लाइफ में थोड़ा रिस्क ज्यादा है, तो प्रीमियम एक्चुअली कैन बी हायर जेन्युइनली। तो 10% की जगह उन लोग ने कितना अलाउ किया? एज अ परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड अप टू 15%। समझ रहे? तो ये आपको चार्ट ध्यान रखना है। इतना अगर प्रीमियम इस लिमिट के अंदर रहा हर साल, तो फिर उस पॉलिसी का बाद में जो पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पर या सरेंडर पर या बोनस का, तो दैट मनी विल बी टैक्सेबल। दैट मनी माइनस प्रीमियम पेड टिल दैट डेट, एक्स्ट्रा जो पैसा मिल रहा है दैट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये आपको एक्सेप्शन दिया। लॉजिक समझा है आपको? इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लोग बना रहे थे, इसलिए उन लोग ने ऐसा रिस्ट्रिक्शन लाया। ठीक है, फिर भी लोग समझे नहीं। लोगों ने क्या किया? 10% तक का चलता है ना, तो उसके बेसिस पे जो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, जिनके पास बहुत इन्वेस्ट करने को है, दे वांट एग्जेम्प्ट सोर्सेस, तो वो लोग ने बोले कि नहीं, हम तो इंश्योरेंस पॉलिसी चलेंगे। ठीक है, 10% तो 10% है ना, उस हिसाब से उसमें जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर रिटर्न मिलेगा, रिटर्न विल स्टिल बी एग्जेम्प्ट। तो ये लास्ट ईयर ताजा ताजा रूल आया है अबाउट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपकी कोई एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ही है और उसका प्रीमियम सीधा 5 लाख से ज्यादा का है, सो वो पॉलिसी में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, अनलेस डेथ हो रही है, तो वो पॉलिसी के रिस्पेक्ट में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एंडोमेंट फंड्स हियर। ओके, प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा का है, भले ही वो 10% की लिमिट से कम है, बट टोटल प्रीमियम ही एक साल का, आप एक साल में 5 लाख से ज्यादा प्रीमियम दे रहे हो। मतलब ये तो बहुत हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वगैरह करते होंगे। द होल ऑब्जेक्टिव एंड द सोल ऑब्जेक्टिव इज टू अवॉइड टैक्स। तो 5 लाख प्रीमियम दे रहा है मतलब कोई पर्सन, कोई पॉलिसी का, तो इन दैट केस इंडोमेंट फंड में, तो इसका मतलब कि वहां पर उनका इंटेंशन ही है टू गेन टैक्स फ्री इनकम। इन्होंने बोला 5 लाख बहुत हो गया, उसके ऊपर भी आप प्रीमियम दे रहे हो, तो हम एग्जेम्पशन अब बंद कर देंगे, बिकॉज दैट विल बी मिसयूजिंग द प्रोविजन जो इंटेंशन से ही बनाया गया था। और अगर आप, चलो फिर हम, उन लोगों ने दिमाग लगाया, उन लोगों ने पहले ही दिमाग लगाया कि लोग ऐसा सोचेंगे कि हम एक नहीं मल्टीपल पॉलिसी ले लेते हैं, 5 लाख की अलाउड नहीं है तो बहुत सारी ले लेते हैं। उन्होंने बोला वेट, अगला प्रोविजन पढ़ो, सम ऑफ द प्रीमियम ऑफ मल्टीपल पॉलिसीज, summation of the premium of multiple policies if it exceeds 5 lakh in any year, 5 lakh per annum, तो उसमें भी जितना एक्सेस वाली पॉलिसीज है जिससे 5 लाख के ऊपर जा रहा है, वो पॉलिसियों में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ऐसा उन लोग ने प्रोविजन लाया है। ये बिल्कुल ताजा ताजा प्रोविजन है, फाइनेंस एक्ट 2023 में आया है। इट इज फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, 31 मार्च 2023 लास्ट डेट था। उसके पहले आप 5 लाख के ऊपर की भी पॉलिसी ले लिए हो तो चलता था, उसके बाद की पॉलिसीज के लिए है। ओके, दिस प्रोविजन इज फॉर पॉलिसीज इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2023। ओके, मैं लिख देता हूं, दिस पॉलिसीज आर इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2023। ये जो 5 लाख वाला पॉइंट आया ना, ये उसके लिए आया है, एनी वन और इवन मल्टीपल, तो ये प्रोविजन आया है। इसके अलावा दो और एक्सेप्शंस टू एग्जेम्पशन है। एक क्या है? अमाउंट रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ये कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी जनरली कोई बिजनेस एंटिटी अपने कीमैन के लिए लेगी। ओके, जो बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, जिसके जाने से बिजनेस एंटिटी को लॉस हो सकता है, तो वो पॉलिसी कोई पर्सनल नेचर की नहीं है, तो इसलिए उसके अमाउंट पे टैक्स लगाया गया है। जैसे कोई आप लोग ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी पढ़ा था पार्टनरशिप में लास्ट ईयर,
वैसे ही सिमिलर अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, उन्होंने अपने पार्टनर की लाइफ पे पॉलिसी लिया है, तो क्योंकि वो पार्टनर के जाने से फर्म को बहुत बड़ा नुकसान होगा, सो दैट विल बी टैक्सेबल। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको कल कमेंट कर दूंगा। बी पॉइंट में क्या लिखा है ये भी देख लो। एनी सम रिसीव्ड अंडर सेक्शन 80 DD, दैट इज पॉलिसी फॉर हैंडीकैप डिपेंडेंट। 80 DD नाम का एक सेक्शन है चैप्टर नंबर 11 अपनी किताब में, उसमें भी हम लोग देखेंगे कि जो 80 DD में हमको फ्लैट डिडक्शन मिल जाता है। हमको थोड़ा सा भी प्रीमियम दिए तो 75,000 नहीं तो 1,25,000 का फ्लैट डिडक्शन मिल जाता है। इसलिए बाद में जब पैसा उसमें मिलता है तो वो अल्टीमेटली इट इज नो मोर एग्जेम्प्ट अगेन, डबल बेनिफिट नहीं मिलता है। सो ये दोनों भी एग्जामिशन के एक्सेप्शन है, ये अलग लॉजिक से है, राइट। ये इसका लॉजिक है एक्सेप्शन का कि द डिडक्शन इज ऑलरेडी अलाउड अंडर 80 DD विच वी विल सी इन चैप्टर 11। कीमैन इंश्योरेंस का लॉजिक है कि इट इज नो मोर ऑफ अ पर्सनल नेचर, जो ऑब्जेक्टिव से वो लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाने का बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो अमेंडमेंट आया है एफ वाला पॉइंट, फाइनेंस एक्ट 2023 से आया है, दिख रहा है, और उसका यहां पर ये भी लिखा है, रैशनल लिखा हुआ है, टू डिटर द प्रैक्टिस ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल फ्रॉम क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010D by investing in LIPs with large premium contribution as it is acting as an investment policy। समझ रहे क्या? अब इसके ऊपर में बेस्ड इन लोग ने तो इतना सा एक्ट में लाया, फिर CBDT ने बहुत लंबी गाइडलाइन इशू किया, और वो गाइडलाइन ओरिजिनली आपके ऐसे कि एक्ट बुक में नहीं थी, बट उन लोगों ने सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल के थ्रू आपके सिलेबस में इंक्लूड किया है। तो अपने भी मेन बुक में नहीं है, बट मैंने कुछ दिन पहले कुछ अमेंडमेंट्स शेयर किया था, तो उसमें आपको मिल जाएगा। दिस आर दिस अमेंडमेंट नोट्स, ओके, ये टेलीग्राम में आप ढूंढोगे, अभी थोड़ी ऊपर में आपको मिल जाएगा। सो इसमें जो पहला अमेंडमेंट है, जो ये इसमें ऐसी चीज है जो अपनी किताब में या तो पुरानी दी है या तो दी ही नहीं है, तो ये अपने को पढ़ना है। दिस कंप्लीट सेट ऑफ नोट्स, ये सिर्फ 29 पेज का है, ये अपने सिलेबस में है, और ये थोड़ा सा इसका पेज साइज अलग है, तो टेंशन नहीं लेना है। तब इसमें क्या दिया है, ये गाइडलाइन है, ओके, ये पूरी इसके बारे में गाइडलाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ पेज नंबर 13 तक तो यही चल रहा है, ओके, यही सबसे बड़ा इसमें गाइडलाइन है। तो अभी गाइडलाइन में आपको बता रहा हूँ, ये देखो, ये प्रोविजन जो दिया है तो समझ में आ रहा है आपको। इसमें लिखा है कि अगर सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो क्या होगा, एग्जेम्पशन उस पॉलिसी का नहीं रहेगा इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम एक्सीड्स ₹5 लाख फॉर सच पॉलिसी। अगर मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है तो फिर जो 1 अप्रैल 2023 के बाद इश्यू हुई है और वो पॉलिसीज का मिलाकर के प्रीमियम 5 लाख के ऊपर चला जा रहा है, तो फिर उसमें क्या लिखा हुआ है, उन्होंने वर्डिंग्स क्या यूज की है, एग्जेम्पशन वुड बी अवेलेबल in respect of only those LIPs मतलब life insurance policies at the option of the assessee whose aggregate premium payable does not exceed 5 lakh for any of the previous years during their term। मतलब क्या कि अगर वो पॉलिसीज के टर्म के बीच में कोई भी साल 5 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए। समझो 4 पॉलिसीज हैं, उसमें से 3 है जिसका टोटल प्रीमियम का 5 लाख से कम आ रहा है, एंड ऑल्सो इट शुड बी लेस देन 10%, वो जो लिमिट थी, तो वो 3 पॉलिसीज के रिस्पेक्ट में आप बाद में एग्जेम्पशन ले सकते हो। चौथी पॉलिसी के कारण तो बढ़ रहा है, 5 लाख के ऊपर जा रहा है, तो उसका आप एग्जेम्पशन नहीं ले सकते हो, बट इसमें आपका ऑप्शन है, आप कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो, पॉलिसी नंबर 1 2 एंड 4 ले सकते हो, 1 एंड 2 ले सकते हो, एंड सो ऑन। सो इसके रिस्पेक्ट में CBDT ने गाइडलाइंस इशू किए सर्कुलर के थ्रू, ओके, ये सर्कुलर है 16 अगस्त 2023 का, ICAI का मटेरियल छपने के बाद का। इसमें देर आर ऑलमोस्ट 10 डिफरेंट केसेस विच हैव बीन एक्सप्लेन, तो ये इसका मैं आपको ओवरव्यू करवा रहा हूं, ये आप बाद में शांति से वर्ड टू वर्ड भी पढ़ सकते हो, ओके। दीज आर द सिचुएशंस। देखिए, पहला इन्होंने बोला कि अगर असेसी ने कंसिडरेशन रिसीव किया है ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 एलिजिबल LIP, एलिजिबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब यहां पर है जो कि 1/4/2023 के बाद इश्यू हुई है। जो 1/4/2023 के पहले इश्यू हुई है वो एलिजिबल LIP नहीं है, एलिजिबल फॉर दिस कैलकुलेशन, क्योंकि 1/4/2023 के पहले की पॉलिसी में आपका प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा भी होगा तो चलता था, उसका एग्जेम्पशन आपको आगे भी मिलेगा। सो देखिए, अब इसमें क्या लिखा है, इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल ऑन सच एलिजिबल LIP डज नॉट एक्सीड 5 लाख फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर्स एंड ऑल्सो इट डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ सम अश्योर्ड, वो तो कंडीशन है ही है, तो फिर इस पॉलिसी के रिस्पेक्ट में जो बाद में आप मैच्योरिटी वैल्यू या सरेंडर वैल्यू या बोनस रिसीव करोगे
सो उसका एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा, इट विल बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन लेटर ऑन। एग्जेम्पशन प्रीमियम का नहीं मिलता है, वापस बता रहा हूं। एग्जेम्पशन किस चीज का मिलता है? जब हमको पैसा रिसीव हो रहा है। क्लेम का तो वैसे एग्जेम्पशन है, क्लेम तो डेथ पे मिलता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मैच्योरिटी वैल्यू, सरेंडर वैल्यू और बोनस, उसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा अगर 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो, प्रीमियम सिंगल पॉलिसी है तो। एग्जाम्पल 1 देखिए क्या लिया है, क्या दिया है। 1/4/2013 की पॉलिसी है, एनुअल प्रीमियम 6 लाख है, सम अश्योर्ड 60 लाख है, तो 10% या उससे कम है तो चलता है ना। और ये तो 2013 की पॉलिसी थी, पुरानी पॉलिसी थी, तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में आपको जो पैसा मिल रहा है, सो दैट विल बी एग्जेम्प्ट। ओके, ये पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा मैच्योरिटी पर जो मिल रहा है। देन दूसरा एग्जांपल, eligibility for exemption, it is eligible for exemption, okay, because the policy, it is not an eligible LIP, ये वैसे ही 1/4/2023 के पहले की थी। दूसरा एग्जांपल 1/4/2023 की पॉलिसी है, मतलब कि वो अब वो डेट की आ गई है, अब 5 लाख 50 लाख, 50 लाख में से सम अश्योर्ड है 5 लाख प्रीमियम है, 10% है, ये हमेशा चेक कर लेना 10% या उससे कम रहना चाहिए नई पॉलिसीज में, और कंसिडरेशन आपको 52 लाख मिला, बट ये 5 लाख है, 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो फिर एग्जेम्पशन मिलेगा क्या 52 लाख पे? यस, अगर 5 लाख से ज्यादा रहता था तो एग्जेम्पशन नहीं मिलता था। इफ द अमाउंट इज एग्जैक्टली 5 लाख, इट इज एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन बिकॉज द अमाउंट डज नॉट एक्सीड 5 लाख एंड ऑल्सो नॉट मोर देन 10% ऑफ सम अश्योर्ड, तो एग्जेम्पशन इज स्टिल अवेलेबल। समझ रहे क्या? तो वर्डिंग्स क्या यूज की गई है? वर्डिंग यूज की गई एक्सीडिंग 5 लाख, अगर प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा जाता है तो प्रॉब्लम है। ओके, अब यहां पर अपने चार्ट में भी देखो मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं लिखा है, ग्रेटर देन लिखा है, इतना फर्क पड़ता है। यहां पर भी 10% चलता है, 10% से ज्यादा नहीं चलता है एग्जेम्पशन के लिए। तो ये 2 एग्जाम्पल समझ में आए आपको, पहले और दूसरे इजी थे। तीसरा केस क्या लिखा है, इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल ऑन सच LIP इज मोर देन ₹5 लाख फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर्स ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच LIP, एलिजिबल LIP, एलिजिबल मतलब जो 1/4/2023 के बाद इशू हुई है। तो अगर प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है कोई भी साल, फिर ऐसी पॉलिसी का बाद में जब भी पैसा मिलेगा क्लेम छोड़ के मैच्योरिटी वगैरह का, तो एग्जेम्पशन मिलेगा कि उसमें नहीं मिलेगा। सच कंसिडरेशन वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। सिंगल पॉलिसी है तो बहुत ईजी है ना, आपको देखना है प्रीमियम अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है या कम है या इक्वल है। एग्जाम्पल 3 देखो, 6 लाख था प्रीमियम, 60 लाख की पॉलिसी थी, मैच्योरिटी पर 2033 में 2033 में 70 लाख रुपीस मिला, तो तब वो 70 लाख रुपीस पूरा का पूरा टैक्सेबल रहेगा, इट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन बिकॉज दिस अमाउंट एक्सीड्स ₹5 लाख। बात समझ में आ रही है क्या? सो इफ देयर इज ओनली वन पॉलिसी तो फिर तो आप उसी फिगर को कंपेयर करोगे, इवन दो दिस इज अप टू 10%, वो पॉइंट से टैक्सेबल नहीं बना, लेकिन अब 5 लाख के ऊपर होने के कारण फ्यूचर में जब उसका पैसा मिलेगा तब उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर असेसी ने कंसिडरेशन रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर अंडर मोर देन वन एलिजिबल LIP, मतलब कि एक से ज्यादा पॉलिसीज का पैसा मिला है, तो फिर हमको ऐड करके देखना पड़ेगा, मल्टीपल पॉलिसीज हैं तो हमको प्रीमियम ऐड करके चेक करना है। तो उन्होंने बोला है अगर एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, एंड इंडिविजुअली हर पॉलिसी का प्रीमियम 10% के अंदर ही है, तो फिर एग्जेम्पशन विल बी स्टिल अवेलेबल। एग्जाम्पल नंबर 4, ये देखिए, ये पॉलिसी ए है, ये पॉलिसी बी है, दोनों का प्रीमियम का टोटल 5 लाख से ज्यादा नहीं जा रहा है और दोनों का प्रीमियम 10% के बराबर है उससे या उससे नीचे, तो ये जो पैसा मिलेगा बाद में जब भी, इट विल बी एग्जेम्प्ट, इट विल बी एग्जेम्प्ट। समझ रहे क्यों? क्यों? क्योंकि ये टोटल 5 लाख के ऊपर नहीं गया। समझ रहे? अब आप सेम लॉजिक पे एग्जाम्पल 5 बता सकते हो बिना प्रोविजन पड़े, इसमें एक प्रीमियम 4.5 लाख है, एक प्रीमियम 5.5 लाख है, और आपको दोनों का पैसा 2033 में मिल रहा है, बताइए दोनों, तो पॉलिसी ए वाला टैक्सेबल या बी वाला या दोनों? ए वाले में एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बी वाला टैक्सेबल रहेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि बी वाले का अकेले का प्रीमियम
5 लाख से ज्यादा जा रहा है, तो आपके पास यहां पर ऑप्शन नहीं था, समझे क्या? सो एग्जांपल नंबर 5 आपको दिया है, इफ प्रीमियम ऑन सच एलिजिबल LIPs एक्सीड्स 5 लाख एग्रीगेट, एग्रीगेट एक्सीड होता है तो फिर आप इंडिविजुअली देखो, है ना, आपको उतना ही एग्जेम्पशन मिलेगा, उतनी वही LIPs का, वही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जिसका एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा नहीं जा रहा है, ठीक है? तब हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 में सिर्फ ए वाली पॉलिसी में एग्जेम्पशन मिला, राइट? तो ये फाइल आप लोग सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड कर लोगे, है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, है ना, ये एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है कि बस नॉलेज के लिए बता रहे, एग्जाम में इस पे पूछने वाले क्वेश्चन, इस बार की आईटी पे भी इस पे MCQ आया है। देन एग्जाम्पल 6 देखिए अब आप, ABC 3 पॉलिसीज है, तीनों पॉलिसी एलिजिबल पॉलिसीज है, करेक्ट करेक्ट। अब बताइए ध्यान से, प्रीमियम 1 लाख है, 3.5 लाख है, 6 लाख है, तीनों का पैसा आपको 2033 में मिला, तो अब आपके चॉइस के हिसाब से आप क्या क्या एग्जेम्प्ट करवा सकते हो? A एंड B का, करेक्ट। C पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा क्योंकि C का खुद का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है, बट A प्लस B का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो ये दोनों चलता है ना, इसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा। वही चीजें नीचे एक्सप्लेन्ड है, लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? पक्का? देन एग्जाम्पल 7, अब यहां पर टोटल 4 पॉलिसीज है, एक पॉलिसी X है जो पुराने समय पे लिया था, X मतलब पुराना, 1/4/2022, विच इज नॉट एन एलिजिबल LIP, तो इसका प्रीमियम तो 5 लाख से ज्यादा भी रहा तो चलता है। अब उसके बाद अपन ने 3 पॉलिसी और लिया है 2023 में एलिजिबल, अब इसमें क्या करेंगे बताइए? X का पैसा 2032 में मिल चुका है, उसमें एग्जेम्पशन मिला होगा क्या X वाली पॉलिसी में? यस, क्योंकि ये 2022 में प्रोविजन था ही नहीं ना, तब 5 लाख के ऊपर की भी पॉलिसी थी तो अलाउड था, ये तो एग्जेम्प्ट था। अब बात हो रही है ABC की जिनका पैसा 2033 में मिल रहा है, बताइए A और B का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, जस्ट लाइक एग्जाम्पल 6 का ही कंटिन्यूएशन है ना, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा A और B वाला, एंड C वाला हो जाएगा टैक्सेबल क्योंकि उसका अमाउंट 6 लाख। तो आपको उसमें X के प्रीमियम को ऐड करके नहीं देखना है कुछ, क्योंकि वो एलिजिबल LIP नहीं था, तो उसको हम लोग प्रीमियम ऐड करने में भी काउंट ये नहीं करेंगे एग्रीगेशन निकालने में। हाँ, X में 10% वाली कंडीशन देखेंगे जो कि फुलफिल हो रही है, इट इज एग्जैक्टली 10%, नॉट मोर देन दैट, वो हर एक केस में देखेंगे, समझ रहे क्या? सो ये उसको ही एक्सप्लेन किया है नीचे। बी में, सॉरी, हाँ, तो अब आपके पास चॉइस रहती थी, आएगा अभी नेक्स्ट केस, या तो आप A ओनली ले सकते थे या तो B ओनली, C तो नहीं ले सकते वैसे भी, फिर उसमें आप देखते थे किसमें ज्यादा पैसा मिल रहा है, वो वाला एग्जाम्पल ले लेते थे। अब अभी ऑप्शन आएगा सिचुएशन 2, है ना, अब क्या लिखा है इसमें? कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव बाय द SSC अंडर एनी वन और मोर एलिजिबल LIP, ओके, इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/23, उसको एलिजिबल बोला अपन ने, एंड इट हैज बीन क्लेम टू बी एग्जेम्प्ट अर्लियर, पहले के साल में हमने कुछ एग्जेम्प्ट करवा लिया है एलिजिबल पॉलिसी पे, और अब इसको हम लोग, इन्होंने क्या बोला, EEE LIP, ट्रिपल LIP, मतलब अर्लियर एग्जेम्प्ट एलिजिबल LIP, इन दिस पैराग्राफ एन एग्जाम्पल में उसको ट्रिपल LIP बोला है। तो अब क्या होगा, अब जो ऑलरेडी आपने एलिजिबल LIP का एग्जेम्पशन ले लिया है, उतना प्रीमियम का लिमिट एग्जॉस्ट हो गया है, मतलब अब प्रीमियम का टोटल करते वक्त हमको उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि उस पॉलिसी का तो आपने एग्जेम्पशन ले लिया है। कोई भी साल में प्रीमियम सब पॉलिसी का मिला करके विद इन दैट ईयर 5 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो लेट अस सी, पहला सर्कमस्टेंस दिया इन्होंने ये वाले केस में, अगर एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा नहीं जाता है, सब करके भी, पुरानी पॉलिसी नई पॉलिसी सब मिला करके भी, तो फिर इट विल बी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। 5 लाख के ऊपर नहीं जाता है तो, पुरानी पॉलिसी मतलब X वाली नहीं, बहुत पुरानी नहीं, 1/4/2023 या उसके बाद, EEE LIP मतलब जो एग्जेम्प्ट हुई है बट जो एलिजिबल थी। लेकिन अगर एग्रीगेट जाता है, एग्रीगेट प्रीमियम अगर जाता है पुरानी पॉलिसी और करंट पॉलिसी को मिला करके, और आप पुरानी में ऑलरेडी एग्जेम्पशन ले चुके हो, जैसे पुरानी में 4 लाख का प्रीमियम था, अब नई पॉलिसी में 2 लाख का प्रीमियम है, आप 4 लाख वाली प्रीमियम की पॉलिसी के बेस पे लास्ट ईयर एग्जेम्पशन ले चुके हो, तो अब 2 लाख वाली पॉलिसी के बेस पे इस साल एग्जेम्पशन नहीं ले सकते।
प्रोवाइडेड कॉमन टाइम पे दोनों पॉलिसीज चल रही थी एंड एक ही साल में आपने 6 लाख का प्रीमियम भरा था, उसमें से 4 लाख वाली पॉलिसी का तो आपने एग्जेम्पशन ले लिया है, समझ रहे क्या? एग्जाम्पल आएगा उसमें क्लियर होगा। एंड फिर वेयर द एसएससी हैज रिसीव्ड कंसिडरेशन ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर अंडर मोर देन वन एलिजिबल एलआईपी, अगर पहले ऑलरेडी कोई एग्जेम्प्ट कर चुके हैं और अभी और एक से ज्यादा पे मिल रहा है तो फिर अगेन हम लोग एग्रीगेट कर करके जोड़ियां बनाएंगे, जो 5 लाख के अंदर रहेगा उतना एग्जेम्पशन मिलेगा। नाउ और एग्रीगेट अगर 5 लाख के ऊपर जाता है तो फिर एग्जेम्पशन उतना ही रहेगा जिसमें वो ऑप्शन के हिसाब से जिसमें 5 लाख के अंदर रहता है। एग्जाम्पल्स देखो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके ये देखो अब ये यहां पर 4 पॉलिसीज है, पॉलिसी एक्स भी 2023 की है, इसका मतलब वो एलिजिबल पॉलिसी थी, उसका अपन ने एग्जेम्पशन लिया था। ओके पॉलिसी एक्स का एग्जेम्पशन लिया था अपन ने, अगर कंसिडरेशन अंडर LIP X वुड बी एग्जेम्प्ट सिंस द प्रीमियम डिड नॉट एक्सीड ₹5 लाख, तो ये एग्जेम्प्ट कर लिया था अपन ने, बढ़िया। अगर ये एग्जेम्प्ट कर लिया है तो अब आगे की जो पॉलिसीज है उसमें कोई भी पॉलिसी के रिस्पेक्ट में अपने को अब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप इसके साथ कोई भी वैल्यू जोड़ लो ए बी सी तीनों में से, टोटल इज एक्सीडिंग 5 लाख। ठीक है, आई नो मेरा टाइम भी एक्सीड हो गया है लेकिन आई एम टेकिंग लिटिल बिट एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट दिस सिनेरियो। समझ में आ रहा है क्या आपको? 450 प्लस 1 लाख मोर देन 5 लाख, 450 प्लस 150 मोर देन 5 लाख, और ऑलरेडी अगर आप पिछले साल एग्जाम्पशन ले चुके हो 450 वाले का, ऐसा हमने पहले वाले एक्स में क्यों नहीं किया था ये इधर? क्योंकि वो एलिजिबल, दिस इज नॉट एलिजिबल LIP है ना, नॉट एग्जेम्प्ट LIP नहीं, नॉट एलिजिबल LIP। अब ये है ट्रिपल ई LIP, अर्लियर एग्जेम्प्ट एलिजिबल। ओके ये सब आपको यहां पर समझाया है। और इनकेस आपने उस वक्त ध्यान रख के एक्स की पॉलिसी के जो पैसा मिला था उसका एग्जेम्पशन नहीं लिया रहता था इनकेस, तो आप यहां पर ए और बी दोनों का मिला के एग्जेम्पशन ले सकते थे। समझ रहे क्यों? बोलो ना क्यों? क्योंकि इन दोनों का मिला करके 5 लाख के अंदर है और कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि फिर इसको जोड़ दिए तो फिर तो और कोई जोड़ेगा नहीं, और सी का तो वैसे भी नहीं ले सकते क्योंकि वो 5 लाख से ज्यादा है। एग्जाम्पल 9 सब एक्सप्लेन्ड है नीचे नीचे। एक्स क्या है? अगेन 1423 मतलब ट्रिपल ई LIP अर्लियर एग्जेम्प्ट एलिजिबल, 2.5 लाख का था, हमने एग्जेम्पशन ले लिया था। ओके अगर ये एग्जेम्पशन ले लिया है, अब आप 2 लाख 2.5 लाख 6 लाख इतने और प्रीमियम वाली पॉलिसी का पैसा रिसीव कर रहे हो। अब इसमें अगर आपने एग्जेम्प्ट ले लिया है तो आप x प्लस ए का भी एग्जेम्पशन अभी ए का भी ले सकते हो, है ना। अपन ऐसा कर सकते, ये एग्जेम्प्ट ये दोनों टैक्सेबल, क्योंकि ए और बी को भी जोड़ने जाओगे, एक्स ए बी तीनों को जोड़ने जाओगे तो क्या हो जाएगा? तो 5 लाख के ऊपर चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन एक्स का एग्जेम्पशन ले लिया है तो बी का एग्जेम्पशन ले लो, ये एक ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन एक्स का एग्जेम्पशन मत लो, ए और बी का ले लो। समझ रहे क्या? सी तो हमेशा ही टैक्सेबल रहेगी, उसके बारे में तो टेंशन ही नहीं, 5 लाख के ऊपर है, और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझे। समझ रहे? 3 ऑप्शन, एक्स प्लस ए ओनली एग्जेम्प्ट, एक्स प्लस बी एग्जेम्प्ट, और ए प्लस बी एग्जेम्प्ट बट एक्स वॉज टैक्सेबल देन, ये समझाया है एग्जाम्पल 9 में। फिर एग्जाम्पल 10 बताइए आप, लास्ट एग्जाम्पल है, हो गया। उसके बाद में फिर एक दो छोटे से पॉइंट है, बोलो ये क्या है? सम अश्योर्ड 20 lakhs, एनुअल प्रीमियम 2 lakhs। या तो आप एक्स का एग्जेम्पशन अगर ले चुके हो सरेंडर पे, अच्छा वाई भी था, अगर वाई का भी ले चुके हो, ले सकते क्या दोनों का? अगर इन दोनों का ले लिया है तो फिर ए बी सी तीनों में से किसी का नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ही 4 लाख हो गया है, इसको मिला लेंगे तो 6 हो जाएगा, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। सो एक ऑप्शन क्या है? एक्स और वाई का एग्जेम्पशन ले लो। बहुत ऑप्शंस निकलेंगे यहां पर, बताइए दूसरा ऑप्शन क्या है? एक्स का एग्जेम्पशन ले लो, वाई का मत लो, एग्जाम्पल। फिर ए का ले लो। तीसरा ऑप्शन है एक्स का एग्जेम्पशन ले लो, बी का ले लो, वाई और ए और सी का मत लो। समझ रहे क्या? चौथा ऑप्शन क्या है? वाई का ए के साथ ले लो, फिर एक ऑप्शन है वाई का बी के साथ ले लो, बस। और ए और बी बच गया क्या? अरे हाँ, ए और बी का एग्जेम्पशन ले लो प्रोवाइडेड
एक्स और वाई का नहीं लिया। इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आपको पहले से प्लानिंग करना है अगर आपका प्रीमियम एक्सीड हो रहा है तो। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए ये काम करेगा तो फीस भी चार्ज कर सकता है ना इस काम के लिए, तो क्योंकि वो एग्जामेशन की प्लानिंग करके दे रहे हैं। तो आप इवेंचुअली ये देखोगे कि किस जोड़ी में टोटल पैसा जो मिल रहा है वो ज्यादा है। ओके, वैसे भी फुल अमाउंट टैक्सेबल नहीं रहता है, वो अमाउंट माइनस प्रीमियम उतना टैक्सेबल रहता है। तो समझ आ रहा है क्या आपको? ये था एग्जाम्पल 10, उसमें ऑल्टरनेटिव वगैरह लिखे, लेकिन मैंने जो ऊपर लिख के मार्क किया है दिस इज ऑल पॉसिबल। पॉलिसी सी तो हमेशा एग्जाम्प्ट नहीं रहेगी, वो सब लिखा है। और फाइनली लिखा है कि जीएसटी कंपोनेंट को हम लोग प्रीमियम में काउंट नहीं करेंगे। जीएसटी कंपोनेंट के बारे में उन्होंने बोला है कि द प्रीमियम वुड बी एक्सक्लूसिव ऑफ, जो हम लोग प्रीमियम की बात कर रहे हैं वुड बी एक्सक्लूसिव ऑफ द अमाउंट ऑफ जीएसटी। हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, अगर समझो 4,80,000 प्लस जीएसटी है तो 5 लाख के ऊपर चला जाएगा ना प्रीमियम। बट डोंट वरी अबाउट जीएसटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीमियम एक्सक्लूडिंग जीएसटी। एंड लास्ट बोला है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में दिस प्रोविजन नॉट अप्लाई। ओके, क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट का कोई सिस्टम ही नहीं है, रिटर्न नहीं मिलता है, रिटर्न सिर्फ डेथ पे मिलता है। सो टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगर आपने ये सब पॉलिसियां लेके रखा है और इसके अलावा एक और टर्म लाइफ पॉलिसी भी है, तो उसके प्रीमियम को आप जोड़ो मत कहीं भी, वो अलग चल रही है। ओके, प्रीमियम ऑफ टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी is not to be counted, it shall not be counted for the purpose of checking the limit of 5 lakh. Did you understand? So this is the clarification, मेरा काम था आपको समझाना। ओके, अब आप इसको डाउनलोड करके आप खुद मार्किंग करके इसको देख लेना। और लेटेस्ट आरटीपी में May 24 की आरटीपी में क्वेश्चन है इस पे बेस्ड एमसीक्यू, वो मैं आपके एमसीक्यू के नोट्स में दूंगा। आज जो एमसीक्यू का मटेरियल भेजा उसमें नहीं है, वो अलग से एमसीक्यू की जब बुक मिलेगी तब मिलेगा वो क्वेश्चन। चलिए, थैंक यू।